नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच में द लक्ष्य कैरियर पॉइंट की ओर से आप लोगों के लिए मैं आज एक बहुत ही बेस्ट टॉपिक लेके आया हूं जो आपके इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, जो आने वाले एग्जाम में जैसे आपका यूपीएससी, यूपी पुलिस और ग्रुप डी और सब यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इतने भी एग्जाम होते हैं और इधर जो आपका यूपीएससी के थ्रू जितने भी पेट वगैरह जो भी एग्जाम आ रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से महाजनपद आता है। महाजनपदों के बारे में अगर हम बात करें तो महाजनपद कैसे कैसे है, तो इन महाजनपद आप लोगों को पहले से भी पता है 16 महाजनपद होते हैं। इन 16 महाजनपदों में से सबसे महत्वपूर्ण अगर हम देखते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ जाता है जिसमें आपके दो भाग होते हैं। इसमें है पहला है एक जिसमें 14 हमारे राजतंत्र होते हैं और 2 हमारा गणतंत्र पाया जाता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में अक्सर ये पूछ देता है कि हमारे 2 गणतंत्र कौन कौन से हैं। 16 जनपदों में से 14 राजतंत्र के बारे में तो वो पूछता ही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है कि वो 2 हमारे जो गणतंत्र हैं उसके बारे में भी वो पूछता है कि हमारे 2 गणतंत्र कौन कौन से हैं। तो हम लोग देखते हैं कि पहला हमारा जो गणतंत्र रहा वज्र, ये दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र है। आप लोगों के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र है, वो गणतंत्र है आपका वज्र। उसके बाद हमारा आता है दूसरा मल्ल। ये जो मल्ल है ये आपका हमारे उत्तर प्रदेश के कुशीवती, जिसे वर्तमान में हम लोग कुशीनगर क्षेत्र में ये है। और हम देखते हैं कि जो हमारा वज्र गणतंत्र है वो लिच्छवी वंश ने गणतंत्र की शुरुआत की। ये भी बड़ा प्रश्न पूछता है कि जो सबसे पहला गणतंत्र हमारा रहा वो किस वंश से संबंधित था, वो हमारा संबंधित था लिच्छवी वंश से। अब हम लोग आगे अगर देखते हैं, आगे अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर है कि कौन कौन सी दिशाओं में कौन कौन से गणतंत्र हमारे रहे। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे उत्तर की तरफ जो रहा वो आपका कंबोज, अस्मक, अंग और अवंती। अब हम देखते हैं कि अंग जो था वो हमारे वणिकों का नगर रहा। जो अंग है वो वणिकों का नगर है और ये व्यापार के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारा समाज 4 वर्गों में विभक्त था। उन 4 वर्गों में जो व्यापारी वर्ग रहा वो सबसे महत्वपूर्ण रहा। अब हम लोग देखते हैं इसमें अंग महाजनपद को बिंबिसार ने जीतकर मगध में मिला लिया और अपने पुत्र अजातशत्रु को सौंप दिया। बिंबिसार मगध का सबसे महत्वपूर्ण शासक रहा हर्यक वंश में। उसके बाद अजातशत्रु वगैरह, इन लोगों का इतिहास अपने आप में और ये सब बड़े इंपॉर्टेंट है। और अंग महाजनपद में बिंबिसार और अजातशत्रु को अगर हम नहीं जान रहे हैं तो फिर ये दिक्कतें हैं, क्योंकि ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और आने वाली चीजें जो हम लोग आने वाले प्रश्न आते हैं उसमें इन लोगों का रोल बहुत अलग होता है। अब हम देखते हैं कि सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद रहा उस समय का मगध रहा। मगध डेंसिटी थी वो बहुत बड़ी थी, के बारे में एक अलग ही इतिहास है जो धीरे 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 करके हम लोग अपने आप में बहुत कुछ चीजें सीखते और समझते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि 2 महाजनपद, जो 16 महाजनपद थे, इसमें 2 महाजनपद ऐसे थे जो भारत के बाहर थे। उसमें एक आता है आपका कंबोज, जो वर्तमान में पाकिस्तान के जो कश्मीर है उसमें स्थित है, और दूसरा गांधार, जिसे हम अफगानिस्तान के क्षेत्र में देखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि 8 महाजनपद जो हमारे उत्तर प्रदेश में, 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद जो उत्तर प्रदेश से थे। अब हम देखते हैं कि जो हमने अभी आज का जो टॉपिक रखा महाजनपद, उसमें इन सब के बारे में हमने देख लिया कि 14 राजतंत्र, 2 गणतंत्र, 2 गणतंत्रों में वज्जीमल और ये दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र। उसके बाद इनका स्ट्रक्चर वणिकों का नगर, जो हमारा अंग था वणिकों का नगर था। ये सब सारी चीज अब हम देखते हैं कि जो उत्तर प्रदेश के 8 महाजनपद हैं वो कैसे कैसे हैं। अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे। जो 8 महाजनपद जो हमारे उत्तर प्रदेश के थे वो थे क्या। पहला है हमारा काशी। काशी, इसकी राजधानी वाराणसी, जो वर्तमान में हमारा बनारस, जो हम लोग घूमने जाते हैं और वर्तमान परिदृश्य में बनारस
दुनिया का अगर देखा जाए तो सबसे पुराना, अगर उसके बारे में अगर कहा जाए कि कोई नगर बसा तो सबसे अद्भुत नगरों में से आपका वाराणसी है। तो कथाएं तो अलग अलग है, कहा जाता है कि यह भगवान शिव के त्रिशूल पे बसा हुआ नगर है और इसके कोतवाल भगवान शिव है। ये ऐसी लोगों की मान्यता है, लेकिन हमारे लिए ये काशी जो है एक जो महाजनपद रहे उसमें बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दूसरा है सुरसेन। सुरसेन की राजधानी रही मथुरा। उसके बाद आता है कौशल की राजधानी रही श्रावस्ती, और वर्तमान में श्रावस्ती जो रहा हमारा, ये बहुत अलग चीजें रही। इसके सहेत और महेत दो राज्यों को, दो चीजों को मिलाकर श्रावस्ती बना। और ये अयोध्या, और अयोध्या का पुराना नाम साकेत नगरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। और अयोध्या, अयोध्या प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ। और सारी चीजें पर्यटक दृष्टि से देखा जाए तो इस बार सबसे ज्यादा दर्शन करने वाले लोगों की संख्या अयोध्या में ज्यादा रही। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते हैं। सबसे ज्यादा अगर पर्यटकों की संख्या अगर कहीं घूमने के लिए आई तो किस जगह पे आई, तो 2024 का सबसे मोस्ट ये क्वेश्चन बन सकता है कि अयोध्या। इसके बाद हम देखते हैं कि बस इसकी राजधानी कौशाम्बी जो इलाहाबाद के परिक्षेत्र में आती है, और ये बड़ा महत्वपूर्ण। तो 8 महाजनपद जो हमारे उत्तर प्रदेश से रहे, उन 8 महाजनपदों में से हमने 4 के बारे में पूरा हो गया। अब फिर हम देखते हैं कि हमारा जो 5वां है वो है पांचाल। ये काम्पिल और अहिच्छत्र, इसका एक और नाम रहा काम्पिल और अहिच्छत्र। जो दक्षिण का, इसके 2 भाग हुए। दक्षिण के भाग की जो राजधानी रही उसको काम्पिल रहा, और उत्तर की राजधानी को अहिच्छत्र बोला गया पांचाल में। इसके बाद मल, इनकी राजधानी कुशुमती या कुशीनगर, अनरौना मल्लों का एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, उसमें रहा। उसके बाद आता है कुरु। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, जो आपके वर्तमान मेरठ के एक क्षेत्र को डिफाइन करता है, जिसमें हरियाणा का कुछ भाग और दिल्ली का भी कुछ भाग इसमें सम्मिलित रहा। इसके बाद आता है आपका चेदी। चेदी की राजधानी सुक्तिमती। ये अपने में अलग एक गणराज्यों की जो राजधानियां रही उसमें महत्वपूर्ण स्थान रहा। तो धीरे धीरे अगर महाजनपदों से अगर प्रश्न जो बनते हैं, उसमें एक प्रश्न अगर अच्छे प्रश्न तैयार हुए, जो सिलेक्टेड रहे और अच्छे प्रश्न तैयार किए, तो उनमें से एक प्रश्न जरूर किसी ना किसी एग्जाम में महाजनपद से संबंधित जरूर पूछ देते हैं, इसलिए बड़ा वो महत्वपूर्ण रहा। अब हम लोग देखेंगे कि महाजनपद काल में कैसे कैसे इनका उदय हुआ। 16 महाजनपदों के उदय की अगर जानकारी देखते हैं तो 2 ग्रंथ हैं, जिसमें से आपका बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ की जो रही वो अगुत्तर निकाय से जो जानकारी मिलती है वो अगुत्तर निकाय से मिलती है, और जैन ग्रंथ की जो जानकारी मिलती है वो भगवती सूत्र प्राप्त होती है। अब इस प्रकार धीरे धीरे जब समय बदलता चला गया तो हमारे 62 नए धर्म आए थे, जिनमें से बौद्ध धर्म और जैन धर्म। 62 जो नए धर्म आए उसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी रहे। अब हम लोग देखेंगे कि महाजनपद काल में महाबुद्ध के जन्म से पूर्व जो 6ठी ईसा पूर्व के आसपास की जो चीजें रही, उसमें कैसे कैसे क्या क्या चीजें रहा। ये जो नगर था, जो महाजनपद थे, अपने आप में ये द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है। तो कहा जाता है कि यह द्वितीय नगरीकरण हुआ, अपने आप में बहुत बेहतर रहा। पे रहने और सारी चीजें उनकी जो व्यवस्थाएं रही वो बहुत ही अलग रही। अब हम देखेंगे जो 16 महाजनपद रहे, अब तक हमने यूपी के देखे कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से महत्वपूर्ण, क्योंकि उत्तर प्रदेश, हम उत्तर प्रदेश के हैं और उत्तर प्रदेश के प्रश्नों में अक्सर प्रश्न पूछ देता है उत्तर प्रदेश के जो कितने महाजनपद में है, 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश से संबंधित होते हैं, तो एक प्रश्न होता है 8। तो 8 के बारे में हमने विवरण दे दिया, जानकारी दे दिया आप लोगों को कि कैसे कैसे कौन कौन सा महाजनपद उसमें सम्मिलित रहा। अब हम देखते हैं कि 16 महाजनपदों में से पहला है आपका अंग की राजधानी है चंपा। दूसरा है आपका काशी, इसकी राजधानी है वाराणसी। तीसरा है आपका कंबोज,
इसकी राजधानी है हाटक। चौथा है आपका गांधार, इसकी राजधानी है तक्षशिला। और पांचवा है आपका कुरु, इसका जो राजधानी है वो इंद्रप्रस्थ। वर्तमान में हमने बताया है कि इंद्रप्रस्थ जो रहा वो आपका मेरठ, हरियाणा और दिल्ली के क्षेत्रों को लिए हुए रहा। उसके बाद आता है सूरसेन, सूरसेन की राजधानी मथुरा। उसके बाद आता है वत्स, इसकी राजधानी कौशाम्बी। और उसके बाद आता है आपका मगध। मगध जो डेंसिटी हम पढ़ेंगे अभी आगे, इसके बारे में हमें खूब पढ़ेंगे। मगध और पाटलिपुत्रा के बारे में अभी जानकारी हम देंगे कि कैसे कैसे मगध का उद्भव हुआ, मगध की राजधानी कैसे बनती है। उसके बाद हम देखते हैं कि पांचाल, पांचाल की राजधानी आती है काम्पिन। उसके बाद कौशल, कौशल की राजधानी श्रावस्ती। उसके बाद आती है वज्ज, वज्ज की राजधानी भी वैशाली। वैशाली एक बहुत बड़ा महाजनपदों में से इसका भी एक नाम है। मल्ल, मल्ल की राजधानी कुशीनगर, वर्तमान में कुशीनगर क्षेत्र। केदी, इसकी राजधानी सुक्तिमती। और 14वां है हमारा अवंती, अवंती की राजधानी उज्जैन। उज्जैन, ये कई महत्वपूर्ण चीजें हैं। ये उज्जैन जो अवंती, उज्जैन के लिए कहा जाता है कि भोलेनाथ का जो 12 ज्योतिर्लिंग है, एक ज्योतिर्लिंग आपके उज्जैन में भी पाया जाता है। और उसके बाद आपका मत्स्य, मत्स्य की राजधानी विराटनगर। और अस्मक, अस्मक की राजधानी आपकी कोटली। ये 16 महाजनपद के बारे में रहा। और 8 महाजनपद जो उत्तर प्रदेश से संबंधित रहे उनके बारे में रहा कि कौन कौन से। और जो 16 महाजनपदों में से 14 महाजनपद और 2 गणराज्य जो रहे उनके बारे में कि कौन से पहला रहा। अब हम लोग देखेंगे कि मगध, मगध वंश का में एक आता है आपका हर्यक। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। मेरे दोस्तों, जो हर्यक वंश है ये पितृहंता वंश, यहाँ पर पिताओं को मार मार के उस पर राज किया गया है। पिता को मारकर वहां संवेदनाएं नहीं होती है कि पिताजी हमारे हैं, हम इनको बहुत बेहतर ढंग से सम्मान करें, कुछ नहीं। ये सत्ता सुख था। देखिए वर्तमान भी सत्ता सुख होता है, तो उस समय भी सत्ता सुख था। सत्ता के लिए अपने शुभचिंतकों को, माँ बाप पिता भाई सबका कत्लेआम कर दिया जाए, तो वहां पे किसी प्रकार का कोई उनको दुख तकलीफ नहीं था। अभी कहा जाता है कि उस वंश का, तो ये हमारे समाज की एक ऐसी विडंबना रही है। तो समाज जो हमारा इतिहास ऐसे नहीं है, इतिहास का अपना एक अलग स्थान रहा है, वो वही करवाता है। कहा जाता है कि प्रकृति जो नेचर होता है हमारा, मेरे दोस्तों, वो अलग होता है। वो कभी, वो हमेशा न्याय करता है, कभी ऐसा नहीं रहता है कि वो आपके साथ अन्याय करता है, कुछ नहीं। जो आप अपने दूसरों के साथ करेंगे वो आपको भी प्राप्त हो। अच्छा करेंगे अच्छा प्राप्त होगा, अब बुरा करेंगे तो बुरा। तो हम लोग देखेंगे कि मगध में वंश आता है हर्यक, से पितृहंता वंश भी कहते हैं। इसके जो जो मुख्य संस्थापक रहा है वो रहे बिंबिसार, बिंबिसार इनका। इसके बाद रहे अजातशत्रु, अजातशत्रु का उपनाम पूछ देता है परीक्षाओं में, अजातशत्रु के उपनाम पूछता है कि अजातशत्रु का उपनाम क्या था, इसका नाम उपनाम कुड़िक था। उसके बाद आता है उदयन, उदयन के बाद आता है आपका नागदशक। अब हम देखते हैं कि बिंबिसार, बिंबिसार के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला शासक होता है, पहला राजा होता है हर्यक वंश का। इसके बारे में हम देखते हैं कि बिंबिसार क्या क्या चीजें किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे आने वाले जो निकट एग्जाम है इस सब में प्रश्न मगध से, फिर मगध के जो शासक रहे उसमें हर्यक वंश में कौन कौन से रहे, इसमें इस सब का जो अपना इतिहास है बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न बहुत अच्छे आते हैं। पहला हमारा हर्यक वंश, इसका संस्थापक है बिंबिसार। ये 544 से लेकर 493 बीसी ईसा पूर्व तक शासन करता है। और ये सबसे बड़ा शासन काल होता है। इसमें सबसे बड़ा अगर शासनकाल किसी का होता है तो आपका बिंबिसार हर्यक वंश का होता है। इसकी राजधानी होती है राजगृह। ये धर्म जो उस समय का जो धर्म था वो बौद्ध धर्म था। बौद्ध धर्म के बारे में उस समय वो बौद्ध धर्म को इन्होंने प्रमोट किया, बौद्ध धर्म को इन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया
ये उसी समय महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए राजवैद्य जीवक को इसने भेजा था, बिम्बिसार ने। कार्य अगर देखा जाए कि इनके कौन कौन से कार्य हैं, जो आपके, देखिए मैं वही बता रहा हूँ, वही पढ़ा रहा हूँ जो आपके परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि मैं इधर उधर की चीजें बताऊं आपको, समझाऊं कि ये क्या है क्या नहीं है। जो परीक्षा की दृष्टि से एकदम इंपॉर्टेंट है वही सारी चीजें आपको दी जा रही है कि आप उसको नोट्स बनाइए और उसी के बाद उसे पढ़िए। और ये मेरी बात मानिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछ रहे जा रहे हैं और बकायदा पूछे जा रहे हैं। तो हो रहा है कि जरूर जरूर कोई प्रश्न आप, होता क्या है कि आप इसे स्किप करके आगे निकल जाएंगे, क्या है कि सब क्या हमने पढ़ा है और ये चीजें क्या तैयार किया, लेकिन ऐसा मत करिए आप लोग, और इसको ध्यान से देखिए। अब हम कार्य पे देखेंगे, कुशल प्रशासनिक व्यवस्था और विदेश नीति। इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज रही वो कुशल प्रशासनिक। कोई राजा तभी राज कर सकता है जब वो प्रशासन से उसकी नीति मजबूत और उसकी विदेश नीति भी बहुत अच्छी थी। तभी जब दोनों का समावेशन होता है, दोनों की चीजें बेहतर होती हैं, तब किसी भी राज्य का शासन बहुत बेहतर होता है। उसके बाद हम देखेंगे राज्य को जीतकर मगध में मिलाया और अपने पुत्र अजातशत्रु को उपराजा बनाया। उसके बाद देखते हैं अवंती के राजा प्रदोत के इलाज के लिए जीवक को भेजा था। देखिए उस समय ये भी था, एक अच्छी मित्रता थी राजा प्रदोत से, तो इन्होंने उसके इलाज के लिए अपने राज में जीवक को उन्होंने भेजा था। जीवक जो रहे वो अम्रपाली के एक, चूंकि नाम थोड़ा सा गलत है लेकिन इतिहासकारों ने इसे नाम दिया है, तो एक महिला का मुझे सम्मान करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, लेकिन ये उन्होंने नाम दिया वेश्या, तो मुझे अपने मुंह से कहना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो भी एक माँ थी। माँ का ममता, माँ की चीजें अलग होती है, तो मैं प्रणाम करता हूँ और ऐसा सब नहीं है। लेकिन प्रश्न है तो कहना है, तो बिंबिसार ने अम्रपाली से विवाह किया था, और बिंबिसार जो था एक तरह से कहा जाए तो जीवक इनके पुत्र। बिंबिसार ने अम्रपाली से विवाह किया था, इसलिए जीवक इनके पुत्र। तो ये सारी चीजें समरी रही। आगे हम लोग अभी देखेंगे कि इनकी वैवाहिक और नीति साम्राज्य विस्तार कैसे कैसे रहा। तो हम लोग देखेंगे कि इन्होंने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से शादी किया। दूसरा, वैशाली की चेटक की पुत्री चलन्ना महावीर स्वामी की ममेरी बहन थी। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज वर्तमान में जो प्रश्न पूछता है ना, क्या पूछ देगा किसी को नहीं पता होता। तो ये भी पूछ सकता है कि महावीर स्वामी की चलन्ना किसकी चचेरी बहन थी। तो आपको यह प्रश्न अगर रहा कि ये महावीर स्वामी की चचेरी बहन थी, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इंपॉर्टेंट में। इसके बाद मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा, एक मध्य देश की राजकुमारी थी क्षेमा, उनसे उन्होंने विवाह किया। चलन्ना के कहने पर ही, जो चलन्ना थी महावीर स्वामी की ममेरी बहन थी, उनके कहने पर ही इन्होंने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। उस समय बौद्ध धर्म का बहुत अलग चीजें थी, लेकिन जैन धर्म को स्वीकार करने के लिए इन्होंने, इनको प्रेरित किया किसने? चलन्ना ने। प्रश्न ये बहुत पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है कि किसके कहने पर इन्होंने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। तो चलन्ना के कहने पर बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। बिंबिसार ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दर्शक को उत्तराधिकारी बनाया। प्रश्न ये भी पूछता है कि बिंबिसार का सबसे बड़ा पुत्र कौन था? बिंबिसार का सबसे बड़ा पुत्र दर्शक था, उसको उन्होंने उत्तराधिकारी बनाया, परंतु अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और गद्दी पर बैठा। बिंबिसार के बारे में कहा जाता है कि वो नहीं थी, बड़े अच्छे व्यक्तित्व था, इतिहासकार ऐसा बताते हैं, लेकिन उनके पुत्र अजातशत्रु ने सत्ता की लोभ के लिए अपने पिता की हत्या कर दी कि उनका भाई जो दर्शक, जो उनका बड़ा भाई था, वो न राजा बन जाए। उसके बाद आता है आपका अजातशत्रु की हत्या, उसके पुत्र उदयन। देखिए हमने कहा ना कि प्रकृति हमेशा न्याय करती है, प्रकृति कभी भी
के साथ अन्याय, इन्होंने अपने पुत्र पिता को मारा तो इनके पुत्र ने इनको मार दिया। अब अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदय ने कर दी, इसलिए हर एक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। तो प्रश्न आता है किस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है, तो हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे अजातशत्रु। अजातशत्रु अजातशत्रु का जो शासन होता है 493 बीसी से, अपने पिता की हत्या करके यह मगध का राजा बन जाता है अजातशत्रु। और इसका बचपन का नाम होता है कुणिक। अभी हमने बताया किस शासक का नाम कुणिक होता है, तो अजातशत्रु का। या ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि अजातशत्रु के बचपन का या उपनाम क्या हुआ, तो आप बता सकते हैं नाम कुणिक है। इसकी माता का नाम महाकौशला था, क्योंकि उन्होंने कई लोगों से विवाहोत्तर संबंध स्थापित किए थे इनके पिता, इसलिए ये इनकी माता का नाम महाकौशला। प्रारंभ में जैन धर्म के बाद बुद्ध धर्म का ये अनुयायी बना। स्टार्टिंग में यह जैन धर्म को अपनाया था, लेकिन बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। इसके मंत्री जो बहुत प्रश्न पूछता है कि अजातशत्रु के मंत्री का क्या नाम है, जिसकी सहायता से वैशाली को मगध में मिलाया था। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट में लिखिएगा आप लोग, अति महत्वपूर्ण है। वत्शिकार की सहायता से इन्होंने वैशाली को मगध में मिला लिया था। लाने का जो श्रेय जाता है किसी का, वैशाली भी उस समय सबसे जो है डेवलप था, वहां की जो शासन व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी, लेकिन इनकी इच्छाएं थी कि मैं मगध की इच्छाएं थी कि वैशाली को अपने शासन में अपने राज्य के अधीन किया जाए, तो उसमें सहायता करवाया था कौन, वत्शिकार ने। इसके बाद 483 बीसी में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन होता है राजगृह में। इसके अध्यक्ष होते हैं महाकश्यप। वो किसके समय होता है, अजातशत्रु। राजा कौन, अजातशत्रु। और कब होता है, 483 बीसी में पहली बौद्ध संगीति। यह प्रश्न पूछता है कि पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी, किस पूर्व में, जो 483 पूर्व में। उस समय अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप था। उस समय राजा कौन था, किसके अधीन हुआ था, तो उस समय राजा था अजातशत्रु। कहां हुआ था, राजगृह। उसके बाद 461 बीसी में उसके पुत्र उदयन द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती। जो उदयन होता है इसके द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती, किसकी, अजातशत्रु की। इसकी पत्नी वजीरा प्रसन्नजीत की पुत्री युद्ध में पराजित किया जाता है और काशी दहेज में मिल जाता है। यही वाराणसी जो आपका काशी है ना, यही इसको दहेज में मिल जाता है। उसके बाद महाशिलाकंटक और रथमूसल जैसे हथियारों का, रथमूसल देखिए, वर्तमान में महाशिलाकट और रथमूसल, ये भी सब टैंकर रहे जो वर्तमान में आज के हम लोग युद्ध करने के लिए जाते हैं, तो बड़े बड़े विध्वंसक टैंकर होते हैं ना, उस समय के ये सब टैंकर थे। उसके बाद हम देखते हैं जो बड़ा महत्वपूर्ण है, महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध की मृत्यु इसी के शासनकाल में हुई। इसके शासनकाल में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, ये देखिएगा, ये प्रश्न पूछता है कि महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध की शासनकाल में हुई थी, तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। अब हम लोग देखेंगे उदयन, उदयन का शासन। अब उदयन ये बड़ा महत्वपूर्ण भी है। 461 बीसी में अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठ गया। मगध की गद्दी पर कब बैठता है, 461 बीसी में ये मगध की राजगद्दी पर बैठ जाता। और इसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, प्रश्न पूछता है तो उदयन ने की। किसने की, उदयन ने की। इसकी स्थापना सबसे पहले अपने इसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने वाला कौन, उदयन। और इसका नाम, पुराना नाम क्या था, कुसुमपुरा। प्रश्न पूछता है कि पाटलिपुत्र का पुराना नाम क्या है, तो हम कहेंगे कुसुमपुरा। ये इंपॉर्टेंट को नोट कर लीजिए, क्योंकि यह गंगा, गंडक और सोन नदी के किनारे पर, देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है, ये 3 नदियों के किनारे बसा हुआ है। कौन, कुसुमपुरा, जिसे हम
पाटलिपुत्र कहते, गंगा, गंडक और सोन। ये भी प्रश्न पूछ देता है कि जो कुसुमपुरा या पाटलिपुत्र किन तीन नदियों तीन नदियों के किनारे बसा है, तो आप बताएंगे गंगा, गंडक और सोन। अब हम देखते हैं इसके धर्म के बारे में। धर्म क्या था? ये जैन धर्म का अनुयायी था। देखिएगा प्रश्न पूछता है, इस समय वर्तमान में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो बहुत इधर उधर के नहीं, बहुत ऑथेंटिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो आप लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं, वही प्रश्न पूछता है। और आप चूंकि बार बार उसका अभ्यास नहीं करते, तो ये प्रश्न पूछ सकता है, धर्म के बारे में पूछता है कि ये कौन धर्म का अनुयायी था, तो ये जैन धर्म का। कौन? उदयन। उदयन के 3 पुत्र थे, अनुरुद्ध, मुंडा और नागदत्त। इसके अभी वर्तमान में ये भी इंपॉर्टेंट ही है, कुछ पूछ सकता है। हमारा जो आयोग होता है वो कोनो प्रश्न पूछ देगा इधर उधर, तो महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोगों के सामने इसे लाया गया। अब इसका अंतिम शासक होता है नागदशक, जिसकी हत्या शिशुनाग, उसके एक मंत्री रहे शिशुनाग ने हत्या कर दी और अपने एक वंश की स्थापना की, जिसका नाम है शिशुनाग वंश। ये सारी चीजें रही। अब तक आप लोगों को हमने बताया। अब फिर हम देखते हैं शिशुनाग वंश। जो शिशुनाग वंश रहा, मगध या हर्यक वंश के बाद जो एक वंश आता है, वो आता है आपका नागवंश। ये 412 से लेकर 394 BC तक इसका शासन होता है। प्रश्न पूछता है कि सबसे लंबा शासन किसका रहा, तो हर्यक वंश। हर्यक वंश में कौन? तो बिंबिसार। संस्थापक इसके शिशुनाग, हर्यक शासक नागदशक की आमत्य था। आमत्य मतलब मंत्री, के मंत्री रहे। इसकी राजधानी वैशाली, ठीक। और अवंती के प्रद्योत को हराकर, अवंती का राजा प्रद्योत, इसको हराकर मगध साम्राज्य में मिला लिया। अवंती को भी प्रश्न पूछता है, किस शासक ने अवंती को हराकर मगध साम्राज्य में मिला लिया, तो वो था शिशुनाग। और उस समय अवंती का शासक प्रद्योत था। इसका पुत्र हुआ कालाशोक। इसमें बहुत ज्यादा नहीं, ये भी महत्वपूर्ण तथ्य रहे, इससे इधर उधर कुछ नहीं। दूसरा, इसका पुत्र हुआ कालाशोक। कालाशोक का जो शासन होता है मेरे दोस्तों, 394 से लेकर 344 BC तक होता है, और इसकी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र हो जाती है। कालाशोक इसकी अपनी राजधानी तो पुनः, जैसे इसके पिता ने वैशाली को बनाया था, लेकिन नहीं, इसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाता है। और दूसरा बौद्ध संगीति बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर प्रश्न पूछ देता है कि दूसरे बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ होता है, तो ये होता है आपका 383 BC में। उस समय शासक कौन होता है? कालाशोक होता है। कहाँ होता है? वैशाली में। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो शुभकामी होते हैं। और इसका अंतिम शासक होता है नंदीवर्धन, और इसकी हत्या जो होती है महापद्म नंद ने कर दी, जो नंद वंश की स्थापना। तो आज तक का जो हमारा रहा सब कुछ यही रहा। महाजनपद, उसके बाद मगध शासक में आपको हर्यक वंश और शिशुनाग वंश के बारे में बताया गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो आने वाले आपके जो आगामी एग्जाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, नमस्कार।